हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फिलो। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th की, जी हाँ क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। जी हाँ क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। जी हाँ, शीत युद्ध का दौर। तो आप शीत युद्ध से समझ रहे होंगे शीत का मतलब क्या होता है, ठंड, जाड़ा। तो परंतु यहाँ पर शीत युद्ध का दौर ठंड से नहीं है, शीत युद्ध का एक अलग ही अर्थ है पॉलिटिकल साइंस में। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर है क्या ये शीत युद्ध। एक इतना बड़ा चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर ही शीत युद्ध के बारे में दे दिया गया। तो क्या है ऐसा इस शीत युद्ध में, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और जानते हैं शीत युद्ध के बारे में कि है क्या क्या इसका अर्थ होता है और शीत युद्ध क्यों आया, कब से शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, कब से शुरू हुआ और कब इसके ख़त्म हुआ। जी हाँ, शीत युद्ध कब ख़त्म हुआ था, यही सब हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। यह शीत युद्ध, तो आप सोच रहे होंगे कि एक युद्ध हुआ होगा जो कि ठंड में हुआ होगा या फिर कहीं बर्फ पड़ रही होगी वहां पर युद्ध हुआ होगा, परंतु इसका ऐसा कुछ भी अर्थ नहीं है। जी हाँ, बल्कि ये तो युद्ध है ही नहीं। जी हाँ, ये तो युद्ध ही नहीं है, बल्कि यह तो युद्ध को खत्म करने का एक तरीका था। जी हाँ, युद्ध को खत्म करने का एक तरीका। तो अब यह युद्ध किन के बीच में खत्म हुआ था, तो एक बार जान लेते हैं शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध से अभिप्राय है परमाणु महाशक्ति होने के कारण। जी हाँ, परमाणु महाशक्ति, आप जानते हैं आजकल हर देश के पास परमाणु हथियार हैं। हमारा देश भारत जो है, हमारे देश के पास भी परमाणु हथियार हैं। तो इसी तरह परमाणु हथियार, परमाणु महाशक्ति होने के कारण दोनों महाशक्तियों, जी हाँ दो महाशक्तियाँ, यानी कि यूएसए जो कि अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ। जी हाँ, यूएसए थी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ जो कि आज रूस है। जी हाँ, रूस को पहले कुछ वर्षों में, यानी कि 90s में सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो सोवियत संघ, जी हाँ, दो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में सीधे रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर, जी हाँ, रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता तनाव की स्थिति बनी रही। अब जब दो महाशक्तियाँ एक विश्व में होंगी, एक दुनिया में दो महाशक्तियाँ होंगी, तो अन्य कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी होगी उनमें, और उस होड़ के लिए अगर ये युद्ध करेंगे एक दूसरे से। जी हाँ, आप जानते हैं कि जब कंपटीशन होता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पीछे करने के चक्कर में अलग अलग तरीके आजमाता है, अलग अलग कार्य करता है, जिससे कि पहला व्यक्ति हार जाए और दूसरा आगे निकल जाए। तो उसी तरह दोनों महाशक्तियों को विश्व में अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए, विश्व में एक ही महाशक्ति करने के लिए बीच इन दोनों में युद्ध होने की स्थिति आ गई थी। जी हाँ, आप जानते हैं कि दो विश्व युद्ध पहले ही हो चुके हैं। जी हाँ, आप दो विश्व युद्ध के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैं आपको बता दूं, पहला विश्व युद्ध 1914 और 1918 तक हुआ था। जी हाँ, 1914 में हमारा पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था और ये 1918 में ख़त्म हुआ। जी हाँ, 4 साल तक विश्व युद्ध चला था पहला। और हमारा जो दूसरा विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध, वो 1939 में हुआ था। जी हाँ, 1939 में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और इसका अंत 1945 में हुआ। तब 6 साल लगातार युद्ध होता रहा और पहला विश्व युद्ध 4 साल। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी हानि हुई होगी इस दुनिया को, कितने लोगों की जान गई होगी, कितने पैसे खर्च हुए होंगे, विश्व में कैसी स्थिति आ गई होगी कि युद्ध हो रहा है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के देश आपस में लड़ रहे हैं। तो क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यह युद्ध दोबारा ना हो, इसी कारण से शीत युद्ध आया था। जी हाँ, शीत युद्ध की घोषणा की गई थी ताकि कोई अब तृतीय विश्व युद्ध का सामना विश्व को ना करना पड़े। तो आई होप आप शीत युद्ध को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि विश्व युद्ध को टालने के लिए, विश्व युद्ध ना हो, इसी के लिए शीत युद्ध का इस्तेमाल किया गया था। शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं था, बल्कि युद्ध को खत्म करने की एक शुरुआत थी कि युद्ध ना हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जी हाँ, जब 1939 से 1945 में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति के विषय हैं। जी हाँ,
जो हम भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति के बारे में पढ़ते हैं ना, वह सब समकालीन भारत की राजनीति में आते हैं। आप जानते हैं हमारी बुक का नाम भी समकालीन विश्व की राजनीति है, समकालीन भारत की राजनीति। तो ये इस बुक में हमने क्या पढ़ेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो भी अध्ययन है वे समकालीन विश्व राजनीति के विषय हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के गुट, जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसका कौन कौन से गुट थे, इसका मतलब कौन कौन से ग्रुप थे, कौन कौन से ग्रुप बने हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो सबसे पहला था मित्र राष्ट्र, जी हाँ, जिन्होंने आपस में मित्रता कर रखी थी, एक बंधन बना रखा था कि हम सब आपस में मिलकर युद्ध लड़ेंगे। तो वो कौन कौन थे, सोवियत संघ, जी हाँ, जिसे हमने ऊपर USSR भी पढ़ा, और दूसरा फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो देश थे इन्होंने मित्रता कर रखी थी, जी हाँ, एकता कर रखी थी कि हम सब मिलकर युद्ध लड़ेंगे। और दूसरा धुरी राष्ट्र थे, जी हाँ, धुरी राष्ट्र कौन से थे, जर्मनी, जापान, इटली। और द्वितीय विश्व युद्ध में किसकी जीत हुई थी, जी हाँ, मित्र राष्ट्रों की ही द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हुई थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था और इसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। तो हम जान लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों में बट गया, जी हाँ, विश्व में दो महाशक्तियों का उदय हुआ। दो महाशक्तियाँ, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाती हूँ। आप स्कूल में जाते हैं, आपके स्कूल में क्लास में मैम ने 2 मॉनिटर बना दिए, जी हाँ, पहले 1 मॉनिटर था परंतु अब मैम ने 2 मॉनिटर बना दिए। तो अब दोनों मॉनिटर अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे। तो इसी तरह से जैसे कि क्लास में 2 मॉनिटर बने, उसी तरह से विश्व में 2 महाशक्तियाँ बन गई। अब आधे देश, एक अमेरिका, यानी 2 महाशक्तियाँ कौन कौन थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, जी हाँ, दो महाशक्तियों में विश्व बट गया। तो कुछ राज्य थे अमेरिका की साइड और कुछ राज्य थे सोवियत संघ की साइड। जो अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, और पूंजीवादी विचारधारा, जी हाँ, पूंजीवादी विचारधारा थी अमेरिका की। और जो हमारा सोवियत संघ था, सोवियत संघ की विचारधारा समाजवादी थी। सोवियत संघ चाहता था समाज में सभी लोग बराबर हों, किसी का अधिकार किसी से ज़्यादा ना हो, सभी के पास समान अधिकार हों। परंतु जो अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसकी विचारधारा पूंजीवादी थी कि सभी के पास पैसा हो। जी आप जानते हैं अमेरिका की अभी भी पूंजीवादी व्यवस्था है। और अमेरिका आज भी महाशक्ति है, जी हाँ, अमेरिका आज भी दुनिया की महाशक्ति है, परंतु सोवियत संघ नहीं है। अब सोवियत संघ क्यों नहीं है अब महाशक्ति, वो भी हम आगे ही सीखे। तो अब मैं आपको बता दूं, पूंजीवादी विचारधारा यानी कि पैसे से रिलेटेड विचारधारा थी अमेरिका की। तो हम आगे पढ़ लेते हैं एक बार। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों महाशक्तियों ने अन्य देशों से संधियां की। जी हाँ, आप जानते हैं कि हम अपना प्रभाव कब बढ़ा सकते हैं, जब हम लोगों से मिले जुले, उनसे नेटवर्क बढ़ाएं, उनसे अपने संबंध बढ़ाएं। तो इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों ने अपना प्रभाव, मतलब कि अपना विस्तार क्षेत्र बढ़ाने के लिए अन्य देशों से, जो कि बाकी देश थे जो किसी की साइड नहीं थे या फिर किसी की साइड भी थे, तो उसे अपनी साइड करने के लिए संधियां की। अब संधियां क्या होती हैं, संधियां वो नहीं कि कुछ देश एक साथ मिलकर एक यूनिटी बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं कि हम एक साथ यह काम करेंगे। तो उसी तरह जैसे कि आप भी कभी कभी कोई पार्टी करते हैं तो आप कुछ फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लेते हैं पार्टी करने के लिए और कुछ पैसा कलेक्ट करके पार्टी करते हैं। तो आपकी पार्टी थोड़े थोड़े पैसे सब मिला दें तो बहुत सारे पैसे मिलकर अच्छी पार्टी हो जाती है। तो इसी तरह से इन्होंने भी संधियां की थी ताकि इनके विस्तार क्षेत्र और ज़्यादा बढ़ सके। तो अब हम उन संधियों के बारे में जान लेते हैं। ये संधियां कोई नॉर्मल संधियां नहीं थी, जी हाँ, ये सैन्य संधियां थी, सैन्य संधियां। तो हम जान लेते हैं संधियों के बारे में। अमेरिका ने कौन कौन सी संधियां की थी और सोवियत संघ ने कौन कौन सी संधियां की थी। तो अमेरिका ने संधि की थी वो थी नाटो, जी हाँ, NATO, नाटो। और कब की थी, 1949 में, जी हाँ, 1949 में अमेरिका ने संधि की थी नाटो। और इसकी फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जी हाँ, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन।
और आपको इन संधियों की फुल फॉर्म ज़रूर याद करनी है। जी हाँ, हर हाल में आपको इन संधियों की फुल फॉर्म ज़रूर याद करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ज़रूर पूछे जाते हैं कि नाटो की फुल फॉर्म क्या थी, सीटो की फुल फॉर्म क्या थी, या फिर वारसा संधि, वारसा पैक्ट क्या था। तो आपको इनके फुल फॉर्म्स और इनके ईयर की किस ईयर में की गई थी याद करना मस्ट है। जी हाँ, तो हम जान लेते हैं दूसरी संधि के बारे में जो अमेरिका ने की थी, वो थी सीटो, SEATO, सीटो। और कब की थी? 1954 में। जी हाँ, 1954 में। और इस संधि की क्या फुल फॉर्म थी? दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। जी हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया के जो भी देश थे उन्होंने अमेरिका के साथ संधि की थी। कौन सी की थी? सीटो की थी। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सी संधि की थी, वो थी सेंटो। जी हाँ, CENTO, सेंटो। और कब की थी? 1955 में। जी हाँ, 1955 में की थी ये संधि। और कौन सी संधि थी ये? केंद्रीय संधि। जी हाँ, सेंट्रल ट्रीटी। संधि को इंग्लिश में ट्रीटी कहा जाता है। तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1955 में की थी। जो भी केंद्रीय देश थे उन्होंने अमेरिका के साथ संधि की थी। तो हम जान लेते हैं कि सोवियत संघ ने कौन सी संधि की। सोवियत संघ ने की थी वारसा पैक्ट, जिसे वारसा संधि भी कहा जाता है। तो कब की थी? 1955 में। जी हाँ, अमेरिका ने 1955 में सेंटो की थी और सोवियत संघ ने की थी वारसा पैक्ट। अब इसके फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, ये तो खुद एक हमें फुल फॉर्म लग रही है, परंतु ये कोई फुल फॉर्म नहीं है। इसके फुल फॉर्म है पूर्वी गठबंधन। जी हाँ, आप जानते हैं सोवियत संघ पूर्वी विश्व का हिस्सा है, तो उसी तरह से पूर्वी गठबंधन नाम से संधि की थी सोवियत संघ ने। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने 3 संधियां की परंतु सोवियत संघ ने एक ही संधि की, तो ऐसा क्यों? तो जब अमेरिका ने 2 संधि करी थी और जब वह तीसरी संधि यानी कि सेंटो कर रहा था, तभी सोवियत संघ को पता लगा था कि अमेरिका ने संधियां की हैं। तो अमेरिका की हम देख सोवियत संघ ने भी अपनी एक संधि की जिसका नाम था वारसा पैक्ट। तभी यह अमेरिका की सेंटो संधि के साथ में ही की गई संधि थी 1955 में, वारसा पैक्ट। तो अब हमने सैन्य संधियां, जी हाँ, ये सारी सैन्य संधि थी। सैन्य संधि से मतलब कि सारी हथियारों से रिलेटेड हथियार, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी महाशक्ति को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होगी? हथियारों की। तभी वे दूसरे देशों को यानी कि अपने से छोटे देशों को डराकर उन्हें दबाकर रख सकता है। तो इसीलिए सोवियत संघ और अमेरिका ने सैन्य संधियां की थी अपने से बाकी देशों के साथ में। तो हम जान लेते हैं कि जो अमेरिका था और जो सोवियत संघ था, दोनों महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ संधियां करने से क्या लाभ था। तो अब जानते हैं इसी बारे में कि क्या लाभ था ऐसा जिसकी वजह से अमेरिका ने और सोवियत संघ ने ये सारी संधियां की थी। तो ये महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ। जी अब हम जानते हैं कि क्या लाभ थे। छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति। जी हाँ, आप जानते हैं प्राकृतिक संसाधन की प्राप्ति करने के लिए महाशक्तियों ने छोटे देशों से संधियां की थी। और दूसरा इसका जो लाभ था वो था सैन्य ठिकाने स्थापित करने के लिए। जी हाँ, अपने सैन्य ठिकाने यानी कि अपने हथियार, अपने फौजियों के ठिकाने बनाने के लिए महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ संधियां की थी। और आर्थिक सहायता पाने के लिए। जी हाँ, जब हम किसी के साथ ग्रुप बनाते हैं तो अब हमें भी तो उसमें भागीदारी देनी ही पड़ेगी, तो इसीलिए छोटे देशों को भी कुछ पैसे देने पड़ते थे महाशक्तियों को, तो इसीलिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती थी महाशक्तियों को। तो इसीलिए महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ संधि की थी ताकि उन्हें आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सके। और भू क्षेत्र। जी हाँ, आप जानते हैं कि अगर हम किसी से दोस्ती कर लेते हैं तो हम उसके घर आते जाते हैं तो हमें एक जगह मिल जाती है कहीं आने जाने की। तो उसी तरह महाशक्तियों ने छोटे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित किए तो उन्हें भू क्षेत्र मिल गए। अब उस भू क्षेत्र में वे कोई भी कार्य कर सकते थे। जी हाँ, जब हमें कोई जगह मिल जाती है तो हम उसमें अपनी मनमर्जी से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इसी तरह महाशक्तियों ने भी भू क्षेत्र मिल गए थे महाशक्तियों को कि वो कोई भी कार्य कर सकते हैं, सैन्य ठिकाने स्थापित कर सकते हैं, परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, कुछ भी। तो यह तो हमने जाना कि महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ होता था। अब हम जानते हैं कि शीत युद्ध के दायरे। जी हाँ, हमने शीत युद्ध के बारे में तो पढ़ा कि शीत युद्ध
तृतीय विश्व युद्ध को टालने के लिए की गई एक संधि थी। ये भी एक संधि की तरह ही थी। आप जानते हैं कि एक संगठन बनाया गया था। तो उसी तरह से अब शीत युद्ध के क्या दायरे थे, दायरे से मतलब ये नहीं कि उसकी क्या सीमा थी, बल्कि दायरे से यहाँ पे मतलब है कि किस किस टाइम पे किस किस ईयर में दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ गई। जी हाँ, कब तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति सामने आ गई, तो हम यही पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के दौरान भी ऐसी कौन कौन सी वजह थी, क्या क्या वजह थी जिसके कारण तृतीय विश्व युद्ध होने का खतरा दोबारा से विश्व पर मंडराने लगा था। तो हम जानते हैं 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी। जी हाँ, 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी। तो बर्लिन की नाकेबंदी की गई थी। आप जानते हैं कि बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। जी हाँ, बर्लिन एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आधा तो अमेरिका का हिस्सा था और आधा सोवियत संघ का। तब दोनों उस जगह पे आमने सामने आ गई थी। तो इस युद्ध को रोकने के लिए बर्लिन में एक दीवार खड़ी की गई थी। जी हाँ, दीवार खड़ी की गई थी ताकि दोनों महाशक्तियां आमने सामने ना आए और न युद्ध की स्थिति ना हो। तो बर्लिन की जब नाकेबंदी की गई तब तृतीय विश्व युद्ध का खतरे को हटाया गया। जी हाँ, वरना अगर नाकेबंदी नहीं की जाती तो शायद आज तृतीय विश्व युद्ध भी हो गया होता। हम दूसरी वजह जान लेते हैं 1950 में कोरिया संकट। जी हाँ, 1950 में कोरिया संकट भी आ गया था, जिसके कारण तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। अब ये कोरिया संकट, आप जानते हैं कोरिया एक देश है, तो कोरिया में संकट आ गया था जिसके कारण तृतीय विश्व युद्ध का खतरा विश्व पर मंडराने लगा था। हम जान लेते हैं 1954 और 75 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। जी हाँ, 1954 से लेकर 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप था। जी हाँ, अमेरिका ने वियतनाम पर कब्जा कर रखा था 1954 से 1975 तक। अब वियतनाम को छुड़ाने के लिए सोवियत संघ ने अनेक प्रयास किए, जिसके कारण सोवियत संघ और अमेरिका में फिर से युद्ध की स्थिति आ गई। जी हाँ, तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति आ गई। अब 1956 में, जी हाँ, 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। अब सोवियत संघ ने हंगरी पर अपना कब्जा कर रखा था। जैसे कि अमेरिका के साथ हुआ उसी तरह सोवियत संघ के साथ भी हुआ। सोवियत संघ से हंगरी को छुड़ाने के लिए अमेरिका आ गया सामने। और हंगरी को छुड़ाने के लिए फिर से तृतीय विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इनमें से कौन सा दायरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है क्यूबा मिसाइल संकट। जी हाँ, क्यूबा मिसाइल संकट जो कि 1962 में हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। तो यह एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलें कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको इसे डिटेल में बता देती हूँ कि क्यूबा मिसाइल संकट अमेरिका से एक छोटा सा द्वीप मिला हुआ था जिस पे सोवियत संघ का कब्जा था। जी हाँ, अमेरिका से एक छोटा सा द्वीप मिला हुआ था जिस पर सोवियत संघ का कब्जा था। अब सोवियत संघ ने अपने सैन्य ठिकाने स्थापित करने के लिए जब क्यूबा में मिसाइलें तैनात की, तब उन मिसाइलों के निशाने पर अमेरिका आ गया। जी हाँ, जब मिसाइलें थी उनके निशाने पर अमेरिका आ गया। अब जब अमेरिका आ गया तो अमेरिका को लगा कि सोवियत संघ मेरे ऊपर यानी कि अमेरिका के ऊपर परमाणु हमला करना चाहता है। उस वक्त सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो तो निकिता क्रुश्चेव। जी हाँ, निकिता क्रुश्चेव राष्ट्रपति थे और अमेरिका के राष्ट्रपति थे केनेडी। अब केनेडी को यह लगा कि सोवियत संघ यानी कि निकिता क्रुश्चेव मेरे ऊपर मिसाइल से हमला करना चाहता है, जिसके कारण उन्होंने भी यानी कि अमेरिका में केनेडी ने भी अपनी मिसाइलें तैनात कर दी और सोवियत संघ की अमेरिका की मिसाइलें दोनों आमने सामने आ गईं, और जिसके कारण विश्व में तृतीय विश्व युद्ध होने को बिल्कुल तैयार था। जी हाँ, बिल्कुल तैयार था, परंतु पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों राष्ट्रपतियों ने बातचीत के द्वारा इस युद्ध को समझा बुझाकर खत्म कर दिया। जी हाँ, उस वक्त ऐसा हुआ कि सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि दोनों राष्ट्रपतियों ने फैसला लिया कि हम इसको बातचीत के द्वारा ही सुलझा लेंगे, इस बात को बातचीत के द्वारा ही खत्म कर देंगे और युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध करने से दोनों देशों को यानी दोनों महाशक्तियों को ही हानि होती। आप जानते हैं युद्ध कोई फ्री में तो लड़ा नहीं जाता, बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, बहुत सेना की ज़रूरत होती है, बहुत हथियारों की ज़रूरत होती है।
तो इसीलिए दोनों के राष्ट्रपति ने, अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी और सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा मिसाइल संकट को बातचीत के द्वारा ही सुलझा लिया था। तो हम आगे जान लेते हैं शस्त्र नियंत्रण संधियां। जी हाँ, हमने यहाँ पे कुछ संधियां पढ़ी थी। सैन्य संधि संगठन, ये तो हमारे देशों के साथ किए गए थे, परंतु अब ये मैं आपको बताती हूँ कि ये इसलिए किए गए थे क्योंकि हथियारों पर नियंत्रण किया जा सके। जी हाँ, जब हमारा शीत युद्ध था तो इसका मतलब क्या था कि युद्ध ना हो। अब युद्ध ना हो तो वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोगों के पास हथियार नहीं होंगे, देशों के पास हथियार नहीं होंगे तो वो युद्ध करने की सोचेंगे भी नहीं। तब उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी था कि हथियारों पर पाबंदी लगाई जाए। जी हाँ, तो हथियारों पर पाबंदी लगाने के लिए कुछ संधियां की गई थी जिन्हें अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली संधि थी LTBT। जी हाँ, LTBT, और इसकी फुल फॉर्म थी सीमित परमाणु परीक्षण संधि। जी हाँ, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। और ये कब की गई थी? 5 अगस्त 1963। जी हाँ, 5 अगस्त 1963 को LTBT संधि की गई थी ताकि हथियारों पर नियंत्रण लगाया जा सके। हमारी जो दूसरी संधि थी वो थी SALT। जी हाँ, आप नमक के नाम से भी इसे याद कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है याद करने का कि नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? SALT, SALT, SALT। तो इसके क्या है फुल फॉर्म? सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। जी हाँ, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। और ये कब की गई थी? 26 मई और 18 जून। जी हाँ, 26 मई और 18 जून 1972 में की गई थी। इस संधि की 2 बार बैठकें हुई थी इस संधि को करने के लिए। तो 26 मई और 18 जून 1972 में की गई थी। अब हमारी जो तीसरी संधि थी वो थी START। जी हाँ, इसको भी याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि स्टार्ट करना। आप एग्जाम को स्टार्ट करेंगे उसी तरह से इस संधि के बारे में भी आपको याद हो जाएगा, स्टार्ट। तो START की जो फुल फॉर्म थी सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। जी हाँ, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। और कब की गई थी? ये 31 जुलाई और 3 जनवरी। जी हाँ, 31 जुलाई और 3 जनवरी। इसकी भी 2 बैठकें की गई थी, एक 1991 में और एक 1993 में। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं बन जाती, हर चीज़ को बनाने में टाइम लगता है। तो इस संधि को बनाने में भी 2 साल लगे। जी हाँ, आप जानते हैं 1991 और 1993 2 साल लगे। अब अपनी चौथी संधि के बारे में जान लेते हैं, NPT। जी हाँ, NPT क्या है इसके फुल फॉर्म? परमाणु अप्रसार संधि। जी हाँ, परमाणु अप्रसार संधि। और यह कब की गई थी? 1 जुलाई 1968। 1 जुलाई 1968 को NPT संधि की गई थी। और मैं आपको बता दूं इस संधियों की फुल फॉर्म भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आपको ये NPT, LPT, START ना देकर कभी कभी फुल फॉर्म के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको फुल फॉर्म याद नहीं होगी तो आप आंसर दे ही नहीं पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इन संधियों के लिए मैं आपको बता दूं, 5 परमाणु संपन्न देश। जी हाँ, 5 परमाणु संपन्न देश। कौन कौन से देश? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, जो कि उस वक्त सोवियत संघ था। जी हाँ, सोवियत संघ था। सोवियत संघ को आज रूस के नाम से जाना जाता है। तब 5 परमाणु संपन्न देश थे, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। यह 5 देश जो थे यही परमाणु परीक्षण यानी कि परमाणु टेस्ट कर सकते थे। बाकी जो अन्य देश थे विश्व के वो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते थे। उन सभी देशों पर पाबंदी लगा दी गई थी कि अब वे परमाणु परीक्षण संधि ना करें। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब सभी देशों को छूट दे दी गई है कि अब कोई भी देश, कोई भी छोटे से छोटा देश या फिर बड़े से बड़ा देश परमाणु परीक्षण कर सकता है। जैसे कि आज हम जानते हैं कि अगर यह संधि होती तो आज हमारा देश जो कि भारत है कभी भी परमाणु संपन्न नहीं होता। तो इस संधि के हटने की वजह से ही, इन संधियों के हटने की वजह से ही आज हम परमाणु संपन्न हैं। परंतु आप जानते हैं कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि और ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जब हमारे पास हथियार होंगे तो हम लड़ने की सोचेंगे। उसी तरह हमारा देश भारत भी कभी कभी इस सिचुएशन में आ जाता है कि वो युद्ध करने के बिल्कुल समीप आ जाता है। तो मुझे लगता है कि यह संधियाँ बिल्कुल सही की गई, तो इन संधियों को हटाकर गलत किया गया। आपको जो लगता है आप कमेंट में आंसर बता सकते हैं, पर हम कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में अभी। तो ये तो थे हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा। हमने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध
के बारे में पढ़ा और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश शामिल थे। तो प्रथम मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र, और उन दोनों और जीत किसकी हुई थी? मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी, जिनमें कौन कौन थे? सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, और अमेरिका जो कि पहली महाशक्ति, जो आज भी महाशक्ति है, उसकी क्या विचारधारा थी? पूंजीवादी विचारधारा थी। और जो सोवियत संघ था उसकी क्या विचारधारा थी? समाजवादी। जी हाँ, वे समाज में सभी को बराबर मानकर चलना चाहता था। अब जो महाशक्तियाँ थी वो छोटे देशों के साथ संबंध स्थापित करती थी, और संबंध स्थापित करने के लिए ही सैन्य संधि संगठन किए गए थे, जो कि नाटो, सीटो, सेंटो हैं। और सोवियत संघ ने जो की थी वो वार्सा पैकेट यानी कि वार्सा संधि की थी। और महाशक्तियाँ छोटे देशों से लाभ उठाती थी। अब क्या क्या लाभ थे? छोटे देशों से प्राकृतिक संसाधन हासिल करना, सैन्य ठिकाने स्थापित करना, आर्थिक सहायता प्राप्त करना, भू क्षेत्र। जी हाँ, इन सब के लिए। उसके बाद हमने शीत युद्ध के दायरे पढ़े और उसके बाद शस्त्र नियंत्रण संधियाँ। और आई होप आपको यह सब बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और बच्चों की हेल्प के लिए हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि आगे के चैप्टर्स भी, आगे की वीडियो भी आपको मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो के आते ही मिल जाए।